आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब आज की डिबेट का। भारत में स्वयंसेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। तो ये तो समाज को तोड़ने की बात हो, देश की तोड़ने की बात है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वोट बैंक की सियासी पिच तैयार हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संघ और बीजेपी को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार करार दिया है। तो बाबा बागेश्वर ने संघ के समर्थन में मोर्चा संभाला। संघ और बीजेपी पर अखिलेश के सियासी हमले ने एक बार फिर सियासी घमासान छेड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या संघ पर अटैक से उत्तर प्रदेश में वोट बैंक सेट होंगे? क्या आरोपों की राजनीति में तुष्टीकरण की नीति छिपी हुई है? और इसी मुद्दे पर एक बड़े पैनल के साथ हम डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने संघ और बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगाए। तो ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और इस बीच कैसे जो धर्म गुरु हैं अलग अलग समुदायों से जुड़े हुए वो कैसे इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव अभी समय है, लेकिन जिस तरह की पिच उत्तर प्रदेश में सेट हो गई है, उन सब के बीच अखिलेश यादव का एक बड़ा प्रहार यहां पर आरएसएस संघ के ऊपर। बीजेपी और आरएसएस को सबसे बड़ा परिवार बताया है अखिलेश यादव ने। संघ परिवार को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बताया और सावधान रहना चाहिए। बीजेपी झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। बीजेपी ने घुसपैठियों पर झूठा प्रचार किया, एसआईआर में कोई घुसपैठिया मिला ही नहीं। बीजेपी सरकारी धन की लूट में माहिर है। बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। यूपी में हर विभाग में भ्रष्टाचार है और अपराधियों की गिरफ्त में है उत्तर प्रदेश। तो ये अखिलेश यादव के लेटेस्ट स्टेटमेंट के हाई पॉइंट्स जो है, हाईलाइट्स हमने आपको बताए। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रोफेसर महेश वर्मा आ गए हैं पैनल में। इसके अलावा आरएसएस विचारक प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं और एआईएमआईएम से हमारे साथ आदिल हसन इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरुआत यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। कौन से सबूत हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के पास जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस खतरनाक परिवार है, दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है? ऐसे कौन से नए सबूत आपके हाथ लगे हैं? देखिए जो पार्टी और जो पार्टी के जो उनकी पैतृक पार्टी है, नफरत की राजनीति करती हो समाज के अंदर में, जो सनातन को ना समझती हो। सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, जोड़ने की बात करता है, आपस में वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। सनातन तो कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाता। बट इनकी भाषा कैसी होती है आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जिस पार्टी को सपोर्ट करती है आरएसएस, इनसे पूछिए, यही लोग जला रहे थे ना जब यहाँ पे चाइना का कहते चाइना का माल इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाइना के कपड़े जलाओ, चाइना को हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लाल आंखें चाइना को 2014 के पहले दिखा रहे थे। यही लोग थे ना। फिर जब सरकार आई तब चाइना से गलवियाँ कर ली और फिर चाइना के लोग आज तो आपने देखा ही है जब वो हमारा अनुराग जी, जेनरिक बात नहीं, स्पेसिफिक्स में बताइए। अभी लेटेस्ट ऐसा क्या हाथ लगा है, ऐसा कौन सा सबूत लगा है जिसके आधार पर आप आरएसएस और बीजेपी को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बता रहे हैं? लेटेस्ट क्या है? पूरा सभी तो मेरी बात सुनिए, बिल्कुल है भाई, इसमें क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय है क्या? जो देश के अंदर में नफरत की राजनीति करता हो, समाज को बांटने की बात करता हो, ये हिंदुस्तान जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सारे मिलकर इन्होंने एक सशक्त हिंदुस्तान बनाया है। और हिंदुस्तान की अबू आजमी कल ही कह रहे थे कि हम सबक सिखा देंगे नीतीश राणे को, जरा हमें छूट दीजिए, हम ऐसा बता देंगे वैसा बता देंगे। अभी कल का स्टेटमेंट है उनका, 2 दिन पहले का। ये कौन सी प्रेम की बात है? मेरे ख्याल से इसको भी नफरत की बात के दायरे में डालेंगे शायद। बात कर रहे हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों खोज रहे हैं आप? नहीं, मैं तो अबू आजमी की बात बता रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ, अबू आजमी आपकी पार्टी के नेता है ना, उनका बयान किस कैटेगरी में है? नफरत कैटेगरी में, प्रेम कैटेगरी में? मेरी बात सुनिए। नहीं, अबू आजमी ने क्या कहा? अबू आजमी ने क्या कहा जरा बता दीजिए मुझे। अबू आजमी ने क्या कहा? मैं आपसे ही सुन लूं। सुनवा दीजिए। डिबेट हो गई सर कल, देश की जनता भी सुन ले। आप पैनल में देर से जुड़े हैं, उस पर डिबेट कल हो गई। नहीं, सुनवा दीजिए ना। फिर आप बहस हो गई कल, आप भागने लगे इधर उधर, बहस हो गई कल। अरे आप सुनवा दीजिए ना, आप सवाल पूछ रही तो। सर हम तो यही बैठे, आपको बता तो रहे हैं। बनाना बड़ा आसान है अखिलेश, बहुत आसान है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, वो ये कहते हैं कि एक नेता है जो नेपाली सा दिखता है, मंत्री है, ठिगना सा है,
हम कोई हिजड़े नहीं है, ये सारी शब्दावली आपके नेता इस्तेमाल करते हैं, मंच से करते हैं। आप मुझे बताइए ये कौन सी प्रेम की भाषा है? नीलेष राणे जी, ये कौन सी प्रेम की भाषा है सर, ये बताइए। नीलेष राणे जी के आप अरे सुन तो लीजिए, नीलेष राणे जी के भाषण चलवा दीजिए, आप चलवा दीजिए, आप देखें कितना आपके अंदर करेजा है। चलवा दीजिए जो बातें। अरे सर कल चल गया, डिबेट भी हो गई, आज दूसरा मुद्दा है। आप लोग कह रहे हैं ना दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, तो मैं ये जानना चाह रही थी आज के मुद्दे पर जब बात हो रही है तो अबू आजमी का पूछा। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो नफरत की भाषा है या प्रेम की भाषा है? लेके आए नीलेष राणे को, मैं लेके नहीं आया हूँ। अरे सर अबू आजमी पर बात करिए ना, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उनके लिए तो आपने बता ही दिया वो क्या है। अपनी पार्टी के नेता की भी तो बात करिए। आपकी पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं वो मीठी भाषा है, कटु भाषा है, प्रेम की भाषा है, नफरत की भाषा है, कौन सी भाषा है वो? देखिए नीलेष राणे जिस भाषा का नीलेष राणे जी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, तो अबू आजमी को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो वैसी बात करेंगे। स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। एक बात। दूसरी बात सुन लीजिए मेरी दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी जिस चाइना ने गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद कर दिए, आप अपनी पार्टी दफ्तर में बैठ के उनके साथ, उनके लोगों से, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग करेंगे क्या? कम्युनिस्ट पार्टी से आप वो सीखना चाहते हो जो चाइना में चल रहा है, एक पार्टी का राज्य, वो तकनीक लाना चाहते हो आप? या आप जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए और जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, और सिंदूर में वो किसकी सपोर्ट कर रहा था? प्रोफेसर महेश वर्मा जी जवाब दीजिए। ये चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था, सारे हथियार सप्लाई कर रहा था। ठीक है प्रोफेसर महेश वर्मा जी। हाँ, पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा हो, प्रोफेसर महेश वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, भारत माँ को डायन कहने वाले और उनको पालने पोसने वाले लोग आतंकवादियों को, ये न्यायालय का, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रमाण है कि आतंकवादियों को माफ करने वाले नहीं है। पहले चाइना पे जवाब देश के आतंकवादी, पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो है आतंकवादियों का जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम किया कि आतंकवादियों के खिलाफ किए गए मुकदमे को वापस लेता है, वंदे मातरम का बहिष्कार करता है, पहलगाम में बहन बेटियों की जो सिंदूर। ठीक है अनुराग जी, आपकी बात होगी, अब दूसरे पक्ष की बात भी सुन लीजिए। ठीक है अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए, आप बी पेशेंट। देखिए माँ भारती, अनुराग जी आपको मैंने पूरा बोलने का समय दिया, अब उनकी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए। सर आपने सवाल उठा लिए, जवाब तो सुन लीजिए अब। ठीक है, देखिए ये आतंक के चेहरे अनुराग जी आपका ऑडियो नहीं जाएगा इस तरह से ना, दूसरा वक्ता बोल रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए अनुराग जी। आपके दर्शकों महेश को वर्मा जी बोलेंगे अभी। आतंकित करना चाहेंगे, और ये आतंक के ये चेहरे जो है, इनका जब पर्दाफाश होता है तो ये बिलबिलाते हैं, बौखलाते हैं, और इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ती है कि आप लोगों के प्रोग्राम को भी ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये आतंक के पहरुए, ये आतंक के चेहरे आज ये संघ को सर्टिफिकेट देंगे, इनसे चाहिए। शिफाई में 1100 करोड़ का नाच गान करने वाले लोग, ये भारत माता को डैन कहने वाले लोग, पहलगाम पर राजनीति नहीं, पहलगाम में जब बहन बेटियों की सिंदूर उजाड़ने वालों के लिए क्या बोला कि ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये अबू आदमी जिसका ये नाम ले रहे हैं और आपने इनसे सवाल पूछा, वो कहता है कि वंदे मातरम का हम बहिष्कार करेंगे। जो पार्टी और जो तो क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव ऐसा? आपकी नजर में क्या विषय है? अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों वो बीजेपी को और आरएसएस को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बता रहे हैं? राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गया आतंक नहीं, संघ के बारे में आज वो तो ये कह रहे हैं ना कि एसआईआर की भी जो प्रक्रिया थी, एसआईआर प्रक्रिया से कोई घुसपैठिए पर आप लोग रोक नहीं लगा पाए, ये उस प्रक्रिया को ही वो फेक बता रहे हैं। ये लोग झूठ अरे बोलते हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ कि एसआईआर के मामले में इनके नेता पहले दिन फॉर्म भरते हैं, पहले दिन कहते हैं कि एसआईआर का जो इनिशिएटिव है वो सबसे बढ़िया निकला, अब दहाई की संख्या भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। शर्म तो इन लोगों को आना चाहिए कि ये किस तरह से बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुके। राजनीति में आप सत्ता से बेरोजगार हो जाएंगे तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाहरलाल नहीं, आप नेहरू को गाली देने चले हैं, आप सरदार पटेल को गाली देने चले हैं। अनुराग जी वन बाय वन बोलेंगे। देखिए सर मजबूरन मुझे फिर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अनुराग जी मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये प्लीज जब मैं आपके पास आऊंगी सर, आप प्लीज तब अपनी बात कंप्लीट करिएगा। अच्छा नहीं लगता सर, अच्छा नहीं लगता सर। घर में बैठे दर्शक अपना इंपॉर्टेंट टाइम लेकर डिबेट देखने के लिए, डिस्कशन देखने के लिए बैठते हैं। हैव सम पेशेंस। अनुराग जी आपने सबसे पहले बोलना शुरू किया है, मुझे मजबूरन फिर आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि आप किसी और की बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे। अनुराग जी का ऑडियो डाउन करिए थोड़ी देर के लिए। संगीत रागी, क्यों अखिलेश यादव को आरएसएस और बीजेपी को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बताना पड़ रहा है? क्या है कारण? मीनाक्षी, मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता है, लेकिन कई बार मीनाक्षी ऐसा होता है, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इसमें कोई बहुत ऐसा जान है। कई बार हम लोग आईटीओ क्रॉस करते हैं तो कुछ लोगों को देखते हैं कपड़ा फाड़ते हुए रहता है,
हम उसे विक्षिप्त मान करके उस पर तवज्जो नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे विक्षिप्त लोगों पर बहुत ज्यादा इनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि जब मैं आ ही गया हूं तो दो बातें करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व का प्रहरी है और मैं बाबा बागेश्वर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं होता तो हिंदुओं का पूरा इन्होंने सुन्नत करवा दिया होता। वैसे भी इन्होंने अखिलेश यादव का बौद्धिक और वैचारिक सुन्नत हो गया है, क्योंकि वो तो अतीक के ज्यादा प्रेमी हैं, अंसारी के ज्यादा प्रेमी होते हैं। उनको राम मंदिर से तो कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन बाबरी मस्जिद के प्रति वो बहुत सहानुभूति मर्यादा सीख लेते। आरएसएस ऐसी भाषा की मर्यादा सिखाता है क्या? कहा कि देखिए मैंने भाषा की मर्यादा तो ठीक रखिए। हम तो आपको प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त समझ रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं। अनुराग जी अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। संगीत जी कंप्लीट करिए अपनी बात। नहीं आना चाहते थे, नहीं आते तो ज्यादा अच्छा था। प्रोफेसर संगीत आगे अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं होते ना, आप अपनी बात कहिए। अनुराग जी को ऑर्डर डाउन करिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं बात। अनुराग जी प्लीज, डिबेट डिस्कशन में सर एक तरीके से बात होगी प्लीज। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार नहीं बोल पाऊंगी। अब वेट करिए अपनी बारी का प्लीज। संगीत रागी कंप्लीट करिए अपनी बात। अनुराग भदौरिया को जानकारी नहीं है। अनुराग भदौरिया को चूंकि प्रवक्ता है, पढ़ते लिखते नहीं है और पुराने जमानों में एक ठीक है सर, निजी आक्षेप नहीं। हाँ कंप्लीट करिए। नहीं, उन्होंने निजी आक्षेप किया है तो मुझे जवाब दे लेने दीजिए। पुराने जमाने में एक मुकरी हुआ करता था, फिल्म पे जैसे ही आते थे दर्शक लोग हंस पड़ते थे। तो डिबेट का में कंट्रीब्यूशन जो है अनुराग भदौरिया का इतना ही भर होता है, मुद्दे पे बात करते हैं। वो क्यों ऐसा कहते हैं? उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व दोनों एक दूसरे का पर्याय हो चुका है और जितना हम हिंदुओं को गाली देंगे मुस्लिम वोट उतना ही पोलराइज करेगा। उत्तर प्रदेश में क्या है, ये दोनों कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। कांग्रेस को ये लगने लगा है 2024 के चुनाव के पश्चात कि जब तक मुस्लिम वोट जो है करीब करीब उसकी तरफ शिफ्ट कर गया है। आसाम के चुनाव में हमने देखा कि बदरुद्दीन अजमल वहां पर जो बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम थे और जितने घुसपैठिए थे उसके समर्थन में होते थे, लेकिन बदरुद्दीन अजमल को भी हरा दिया और कांग्रेस पार्टी वहां 10 लाख वोटों से जीत करके आई। वही हालत जो है वो पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में आपको देखने हैं। अधीर रंजन से जरा आप पूछिए, उनका दर्द पूछिए, उन्होंने मुर्शिदाबाद के मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया। लेकिन एक क्रिकेटर मुसलमान आया और सारे जिहाद के नाम पर और ये इस्लाम के नाम पर सारे वोट जिहाद वहां पर कर दिया। बेचारे अधीर रंजन चौधरी हार गए। अब मुझे नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं करने वाले। मूल मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे मित्र जो ये बैठे हैं ये दोनों ठीक है। इस पर आदिल हसन भी कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए आदिल हसन जी। मीनाक्षी जी पहले बात संगीत रागी को बोलिए कि जिहादवाद क्या बोलता है, चुनाव लोकतंत्र से होता है, ये क्या बार बार बोलता है? एक कैप्सूल सीख लिया क्या? आरएसएस की यही तरबियत है? आप इत्तेफाक रखते हैं जो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या आदिल हसन? उत्तर प्रदेश के चुनाव से एन पहले क्यों ये बोलना पड़ रहा है कि बीजेपी और आरएसएस दुनिया के सबसे खतरनाक परिवार हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो फेक है, घुसपैठियों पर कोई रोक लगाम नहीं लग पाई, इससे वोट मिलेंगे क्या? वोट बैंक पॉलिटिक्स सेट होती है क्या यूपी की? मैम सबसे पहले आरएसएस पर जो अखिलेश जी ने बोला, उससे पहले जब देश आजाद हुआ था तो सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया था तिरंगा नहीं मानने पर और संविधान नहीं मानने पर। 52 साल इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। इन आरएसएस का 3 लोग तिरंगा उसके हेडक्वार्टर में फहराया तो इन्होंने एफआईआर किया। और मैं आपको बता दूं मैम, वाहिद दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन और देश का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ना एफसीआरए है, जिसका ना कोई लेखा जोखा है, जिसका ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में डेटा है। आखिर करोड़ों की अरबों की संपत्ति आरएसएस कहां से लाता है? ओवरसीज फंडिंग क्या है और कहां से पैसा? दूसरे मदरसा में 5 रुपया आता है तो आप ईडी भेज रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स। आरएसएस के संघ प्रमुख को जेड प्लस सुरक्षा दिए हुए, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे? वो देश की आजादी में काम किया था क्या? और बतलाइए इनका जो धन। आदिल जी जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है, इसका आधार मतलब क्या है? इसका आधार आप तय करेंगे कि क्या किस आधार पर मिल रही है? इस देश में बहुत सारे लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। पूरा सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, उसका पूरा एक फेयर उसका एक एनालिसिस होता है सर। उसका ठीक है, जो बात कह रहे हैं कम से कम थोड़ा मतलब सेंसिबल बात हो जाए ना। देश में बहुत सारे लोगों, चाहे पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, किसी भी तरह के लोग हैं, जो भी सुन लीजिए सर, जो भी रिस्क के दायरे में है उनको मिलती है ना सिक्योरिटी।
और इस सरकार में, उस सरकार में, हर सरकार में मिलती रही है। मैम सुनिए, पूरे देश के टैक्स पेयर का पैसा है। और मैं बता दूं आरएसएस के बारे में, जब मनमोहन सिंह साहब सरकार में तो एफडीआई जो डिफेंस में हो रहा था, एफडीआई हो रहा था, तो आरएसएस रोड पे नाच रहा था कि एफडीआई नहीं होने का। आज पूरा एफडीआई हुआ डिफेंस में, आरएसएस कुछ नहीं बोला। आरएसएस महंगाई पे नहीं बोलता है, आरएसएस इस पर नहीं बोलता है, इस पर आरएसएस विरोध वोट दिलाएगा क्या? सर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आरएसएस विरोध वोट दिलाएगा क्या जमीन पर? तो बोलने दीजिए। ये अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक की जो राजनीति हो रही है, उसमें वोट बैंक सेट होता है क्या इससे? मैम देश जो सच्चाई बोल रहे हैं आप और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी क्यों नहीं बोलेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार स्टेट प्लेन, चार्टर्ड प्लेन उनको दे रही है, तो सरकार के वाहवाही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इनको जो सरकारी टैक्स पेयर का चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? अब मैं आपको बता दूं, इनका एमएलए बच्चा सोनकर है, भल्लोर से भाजपा का एमएलए, बोलता है हर मस्जिदों के बाहर हम पोर्क रख देंगे। क्या यही आरएसएस का चरित्र? आरएसएस यही सिखा रहा है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए। अंकिता भंडारी का नहीं दिखा आरएसएस को कि अंकिता भंडारी के साथ क्या अत्याचार हुआ? इनका एमएलए जो सेंगर क्या आरएसएस को नहीं दिखता है महिलाओं? ठीक है महेश वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए आपके बड़े नेताओं के नाम, आपके बड़े नेताओं के नाम सर जिन केसेस में आए हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, जब उत्तराखंड की राजनीति इतने चरम पर पहुंच गई, उसके बाद जाकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सर समय लगा, जिस बात को वो हाईलाइट भी कर रहे हैं। इन सबके बीच सर देखिए, जब सवालों के दायरे में संगठन और राजनीतिक दल आते हैं तो उस समय देखना पड़ता है सर कि क्या एक्शन लिया गया है। मीनाक्षी जी, महेश वर्मा जी के प्रति देखिए सवाल यह है कि देश के दुश्मन कहे जाने वाले लोग जिन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका आज उवैसी सी कहीं उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आईएएम का स्थापना किया, उसकी लेगेसी को ये लोग आगे लेकर बढ़े। और आज ये जो है, आज इनसे आप ये अपेक्षा करेंगे कि ये देश के बारे में बात करेंगे और ये देश के बारे में, भैया मुझे सब मालूम है, तुम मुझे मत सिखाओ। तुम्हारे जैसे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट है, मुझे तुम जब राजनीति के तुम्हारा इतिहास भूगोल क्या है, जवाब देने दीजिए। आदिल हसन रुकिए आप प्लीज, अपनी बारी में कंप्लीट बोल चुके हैं, आप सुनिए सर, जवाब सुनिए आप। चरित्र महेश वर्मा जी कंप्लीट करिए। अपना खुदा मानने वाले लोग हमें मत समझाओ, हमें मत पढ़ाओ कि हम क्या हैं, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए आज का मुद्दा था कि मीनाक्षी जी, अगर अखिलेश यादव ने अगर कुछ ऐसा बोला है तो उसका कारण आपने पूछा अनुराग भदौरिया से कि बताओ का कारण क्या है, अचानक तुम्हारे मन में ये बात क्यों आई, ये जहर तुम्हारे अंदर क्यों, मतलब तुम ये जहर क्यों उगले हो, कारण क्या है? ये उस चीज के लिए उगला जा रहा है, उस संगठन के लिए कहा जा रहा है जिसने इस देश को पता नहीं लाखों लाख स्कूल दिया हुआ है, लाखों लाख लोगों की कहीं दुख सुख में जो सहभागी होता है, जो स्वयंसेवक होता है इस देश का, वो अपने आप को माँ भारती के चरणों में समर्पित करता है। अनुराग भदौरिया जी को स्क्रीन पर लाइए। के लिए अनुराग भदौरिया जी बड़ा ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, आरएसएस की एक संगठन के रूप में जो शक्ति है और जमीनी प्रेजेंस जो है सर, संगठन की शक्ति पर राजनीति के लिहाज से बात करते हैं, किस राजनीतिक दल के पास इस वक्त वो संगठनात्मक शक्ति है? और बजाय कि आप अपने संगठन को मजबूत करें, सिर्फ ये कह देना कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, सर हेडलाइंस तो मिल सकती हैं, ट्विटर पर ये पोस्ट वायरल हो सकता है, एक्स पर, लेकिन जमीन पर क्या बदलेगा समाजवादी पार्टी के लिए, मैं ये जानना चाहती हूं आपसे। तो इसके मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरदार पटेल साहब ने जो बैन लगाया था वो क्या गलत किया था क्या? सरदार पटेल साहब को भी आप झूठा साबित कर दीजिए तो ठीक है, फिर आप सरदार पटेल को ही मत मानिए, महात्मा गांधी जी को ही मत मानिए, किसी को मत मानिए, फिर तो ऐसी बातें कर रहे हैं आप भी। भाई यही आरएसएस है ना जो सरदार पटेल साहब ने इस पे बैन लगाया था। सवाल उठता है कि आरएसएस कि आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए क्या किया इस देश के लिए। यही तिरंगा जो हमारा देश की आजादी के बाद तिरंगा इन्होंने अपने नेहरू जी में कहा चले गए। आपने क्या किया बताइए, आपने क्या किया? तिरंगा का विरोध किया कि नहीं किया आपने? तिरंगा का विरोध आप करते थे, उसको अशुभ बताते थे। आपने 52 साल तक तिरंगा आपने उस पर नहीं लहराया, और आप कभी भी दूसरों की बात नहीं करते, आप हिंदू की भी बात नहीं करते। अगर हिंदू की बात कर रहे होते तो आप बेरोजगारी की बात करते, आप महंगाई की बात करते, किसान की बात करते, हेल्थ व्यवस्था की बात करते, यूनिवर्सिटी की बात करते, इसमें भी हिंदू करते हैं, आप हिंदू की भी बात नहीं करते।
बच्चियों पे अन्याय होता है उस पे भी नहीं बोलते, और से ज्यादा क्या होगा? अरे हिंदू बच्चियों पे अन्याय होता है तब भी नहीं बोलते, आप मुंह सील लेते हो। ठीक है, आप दोनों को एक सेकंड रोक रही हूँ। हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अखिलेश यादव ने का जो स्टेटमेंट है उसे लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव बयानबाजी के आदी हैं और सिर्फ आलोचना करते हैं। उनके इस बयान पर यह टिप्पणी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस पर यह जवाब दिया है। आपको उनका स्टेटमेंट सुनवाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव चाहे वो सनातन के खिलाफ हो चाहे राज के खिलाफ हो, वो सबके खिलाफ आदत सीधा सर। देखिए, अखिलेश यादव चाहे वो सनातन के खिलाफ हो चाहे राज के खिलाफ हो, वो सबके खिलाफ आदत सीधा सर। देखिए, अखिलेश यादव चाहे वो सनातन के खिलाफ हो चाहे राज के खिलाफ हो, वो सबके खिलाफ आदत सीधा सर। देखिए, अखिलेश यादव चाहे वो सनातन पर सुना पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं। सीधा सवाल मेरा इस वक्त अनुराग भदौरिया जी आपसे है। एसआईआर की प्रक्रिया को आप गलत बता रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर आप झूठे बयान बता रहे हैं। मुझे बताइए सर, आपने देखा होगा ना क्या हुआ बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव की तस्वीर आपने देखी होगी ना। एसआईआर को लेकर वोटर अधिकार यात्रा ऑपोजिशन ने निकाल दी, जगह जगह गए आप लोग, आपकी पार्टी ने भी सपोर्ट किया, एसआईआर को गलत बताया, गलत प्रक्रिया बताया। लेकिन उसके बाद बिहार में क्या हुआ ये देखा ना आपने, जनता के लिए मुद्दा था या नहीं? असल मुद्दों से भाग रही है क्या समाजवादी पार्टी? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर रुक जाइए, एक बार अनुराग जी को जवाब देने दीजिए। मैं अपनी बात कह लूं। मैं अपनी बात कर, देखिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ, 2,89,000 वोट, 2 करोड़ में बोल लूं, देखो ऐसे बात नहीं जा पाएगी मेरी। महेश जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा। 89 लाख वोट उत्तर प्रदेश में कटे। सुनिए, 2,89,00,000। उसके बाद 2,17,00,000 को इन्होंने बोला कि कुछ अपने घर पे नहीं मिले या वो ट्रांसफर हो गए, कहीं विस्थापित हो गए। अब 2,17,00,000 में कौन घर पे नहीं मिलता होता? किसान, मजदूर या जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो वो घर पे नहीं मिलते। तो क्या आप उनका वोट खत्म करना चाहते हैं? आज उनका वोट खत्म करेंगे, कल आधार कार्ड खत्म होगा, परसों उनका राशन कार्ड खत्म होगा। तीसरी बात, तो उनको आप वंचित कर देना चाहते हैं जो कमजोर लोग हैं। तीसरी बात, जिस तरह से आपके संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि नहीं भाई, आपको 29 दिन बचे, 29 दिन के अंदर में हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाने हैं, तो 100 पूरे बूथ जो देश में उत्तर प्रदेश के अंदर में 1,77,000, अगर 200 वोट बढ़ाएंगे तो 3.5 करोड़ वोट बढ़ेंगे। और आप कह रहे हो कि वोट कटे, लेकिन ये तो फिर अनुराग जी, लेकिन ये बात तो फिर अखिलेश जी भी लगातार अपने पीडीए प्रहरियों को कह रहे हैं ना कि आप जाइए और बूथ पर जो है लेकर आइए जो भी वोटर्स हैं उनको, सबको उनके फॉर्म भरवाइए। ये बात तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं पीडीए प्रहरियों को। तो फिर फर्क क्या है दोनों की बात में? क्या फर्क है? मैंने ये नहीं कहा, हमने क्या कहा, ये कह रहे हैं, क्या कहा है अपने वर्कर्स को? आप लोग भी ये बात कह रहे हैं कि 2,17,00,000 वोट कटे हैं। यही कह रहे हैं, 2,17,00,000 जो घर पे नहीं मिले या कहीं और चले गए, यही तो मतलब हुआ ना। और जो 72 लाख है उनमें तो जो जिनकी डेथ हो गई है या वो अब है नहीं दुनिया में, तो बात खत्म हो गई। तो 2,17,00,000 वोट को आप 3.5 लाख में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किस तरह का जवाब मिला सुप्रीम कोर्ट से? किस प्रकार से ये नंगे हुए और आप 3.5 लाख नंगे हो जाते हैं, जब बिल्कुल राजनीतिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं, जब आपकी तो ये इस तरह का जो है महेश वर्मा जी, लेकिन चिंता तो भाजपा के भीतर भी है ना। जो वोट नंबर कटे हैं 2,89,00,000 का जो ये आंकड़ा है, चिंता तो उसे लेकर भाजपा के भीतर भी है कि किसका वोट कटा है, किसके वोटर कम हुए हैं। शहरी इलाकों में तो सर रिस्क आपके लिए भी है, दिक्कत आपके लिए भी है। आप तय कर लीजिए कि केंद्र की सरकार सही, केंद्र का चुनाव सही बोला या राज्य का चुनाव सही बोला है। दोनों के आंकड़े अलग-अलग हैं भाई। ठीक है, ये लोग गाना कोई और गा रहे हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो 12 करोड़ 55 लाख वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर में यार, और पहले आपके राज्य चुनाव कर रहे हैं 12 करोड़ 69 लाख है। आप बताइए कौन सही बोल रहा है? ठीक है, संगीत रागी जी, हाँ, संगीत रागी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। संगीत रागी जी बताइए, अब चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो तो अपने तरीके से चुनावी जमीन पर राजनीति करेंगे, अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए अपने स्टाइल के स्टेटमेंट देंगे। लेकिन इन सब के बीच संगीत रागी जी, जब बार बार इतिहास की घटनाओं को लाया जा रहा है वर्तमान में और उसके आधार पर आज की राजनीति को शेप किया जा रहा है, तो इस सही और गलत का फैसला कौन करेगा सर?
इतिहास में चाहे सरदार पटेल ने कब कौन सा फैसला लिया, किस आधार पर लिया, उस समय की परिस्थितियां जब आज के आईने में देखी जा रही हैं, आज के आईने में परखी जा रही हैं, जजमेंट दिए जा रहे हैं, तो सही गलत तो सर फिर बड़ा सब्जेक्टिव है। नहीं मीनाक्षी, देखो कौन इसका आकलन करेगा। थोड़ा सा इन लोगों को इतिहास के पन्ने को उलट लेना चाहिए कि सरदार पटेल वही थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस में मर्ज करने की बात की गई और उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रभक्त संगठन है। और मुसलमानों के लिए तो उन्होंने बहुत साफ कहा था कि कल तक ये पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान के पक्ष में बात करने वाले एकाएक इनकी देशभक्ति बदल गई क्या? मुसलमानों को तो गद्दार ही मानते थे, उन्होंने देश के साथ गद्दारी ही किया था। 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में आकर के किसके पैसे पर पलता है? हिंदुओं के पैसे पर पलता है। मस्जिदों से कितने टैक्स आते हैं इस देश में? हिंदू मंदिरों के पैसे पर ये पंचर पुत्र पलते हैं और फिर बात करते हैं कि अरे ठीक है सर, ऐसी शब्दावली नहीं सर, प्लीज संगीत रागी जी प्लीज सर एक डेकोरम मेंटेन करेंगे सर। ऐसी शब्दावली, एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर एनडीटीवी इंडिया पर इस तरह की किसी भी शब्दावली को हम एंडोर्स नहीं करते। जो गेस्ट हमारे यहाँ पर आकर बात कह रहे हैं ये उनके निजी विचार है, हम ऐसी बातों को मंच देने के लिए तैयार नहीं है। संगीत रागी जी, मेरी कड़ी आपत्ति है इस बात पर सर, आप इस तरह की शब्दावली इस देश के किसी भी नागरिक और किसी भी समुदाय के लिए प्रयोग नहीं करेंगे सर, बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे संगीत रागी जी, प्लीज सर। प्रोफेसर साहब है सर, भाषा की गरिमा, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करेंगे सर, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी को बंद करवाइए अपने अपने चैनल पर। सर कोई आप नहीं, मैंने आपके वक्तव्य में जो बात मुझे आपके वक्तव्य में जो बात खराब लगी है सर, मैंने उसको हाईलाइट किया है। प्लीज सर रिस्पेक्टफुली बात करेंगे सर। ऐसे इस तरह की शब्दावली देश के किसी समाज के लिए, किसी नागरिक के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा सर। ठीक है आदिल हसन, ओके आदिल हसन आप रिस्पॉन्ड करेगा सर, लेकिन मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, देखिए मैंने उनको टोका है, ढंग से बात करेंगे सर, आराम से बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर संगीत रागी जी को जवाब देने की दृष्टि से जवाब मत दीजिए, ये सोचिए देश में एक बड़ा तबका बैठकर सुन रहा है सर, टीवी पर हम लोग विचारों को रखते हैं तो थोड़ा सा एक मर्यादा होनी चाहिए। प्लीज बोलिए। मैम मैंने तो किसी को व्यक्तिगत गाली नहीं दी है, पूरे मुस्लिम समाज को ये आदमी गाली दे रहा है तो ऑब्जेक्ट करूंगा ना मैम। ठीक है सर, मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया उस चीज को, प्लीज अब आप अपनी बात रखिए सर, पॉइंट पे बात करिए। आजादी के लिए जान दिया है मैम, हमारे उलमाओं ने जान दिया। मैं आपको आरएसएस के बारे में एक बात बता दूं, आरएसएस एक अपर कास्ट क्लब है। किसी दलित को, किसी पिछड़ा को, किसी महिला को, किसी आदिवासी को आज तक संघ संचालक सुना आपने? ये सब हिंदू की बात करती है लेकिन सिर्फ अपर कास्ट का क्लब है। किसी दलित, पिछड़ा महिला को, आदिवासी को संघ संचालक आपने सुना बनते हुए? ये तो अपर कास्ट क्लब है मैम, और ये पूरे हिंदू तत्व की बात करता है। कैसे पूरे हिंदू तत्व की बात कर सकता है? ये सब हिंदू तत्व में सब कम्युनिटी को हिस्सा मिलता है। बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, राजपूत बनेगा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं यहीं पर इस बातचीत को विराम दूंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल यही था, 3 का तर्कश में जो मुख्य सवाल हम उठा रहे थे कि अगर इतिहास के घटनाओं के आधार पर वर्तमान के आईने में घटनाओं को देखा जाएगा तो उसकी हर किसी की अपनी अपनी एक अलग विवेचना हो सकती है, हो ही रही है। लेकिन इन सब के बीच जनता अपने बुद्धि विवेक के आधार पर तय करे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।